अब फ्रेजेस में हम नेक्स्ट कुछ फ्रेजेस कर रहे हैं और इसके बाद हम सेंटेंसेस कंपोज करेंगे। ये फ्रेजेस हम इसीलिए सीख रहे हैं कि जो सेंटेंस है वो बहुत मैच्योर आपका कंपोज हो, और ऐसा नहीं है कि ये फ्रेजेस जो हैं ये आपको भूल जाएंगी या आपको अगर अभी पूरी समझ नहीं आ रही है तो ये इसी तरह आपके लिए प्रॉब्लम रहेगा। अब जो हम सेंटेंसेस कंपोज करेंगे वो इन्हीं फ्रेजेस को सामने रखते हुए, इन्हीं को यूज करते हुए, इन्हीं को इंगेज करते हुए हम सेंटेंसेस कंपोज करेंगे। तो आप कह लें कि ये जितनी भी टाइप्स की फ्रेजेस हैं ये आगे बार बार रिवाइज होंगी, बार बार यूज होंगी। अब पार्टिसिपल फ्रेज है। फ्रेज होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो पूरा सेंटेंस तो ना हो लेकिन किसी सेंटेंस का हिस्सा हो और कंप्लीट आप कह सकते हैं कि मीनिंग ना देता हो लेकिन पूरे सेंटेंस में अपना मीनिंग रखता हो। पार्टिसिपल फ्रेजेस होती हैं, ये प्रेजेंट में भी होती हैं और पास्ट में भी हो सकती हैं। इनको आप देख सकते हैं कि ये मोस्टली आईएनजी के स्टार्ट होती हैं, आईएनजी के साथ स्टार्ट होती हैं या थर्ड फॉर्म के साथ होती हैं। अगर आप इनकी एग्जांपल देखें तो आप समझ जाएंगे कि ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ी हैं और कहीं ना कहीं आपको इनका यूज जरूर नजर आया होगा और अभी भी समझ आएगा। जैसे नोइंग व्हाट आई नाउ नाउ, ये जानते हुए, व्हाट आई नाउ जो मैं जानता हूं, नाउ अब। ये दोनों वर्ड्स एक जैसा बोले जा रहे हैं लेकिन ये वर्ड्स एक नहीं है। ये KNOW नाउ जानना और ये NOW नाउ अब। और नाउइंग जानना ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट है, ये ING। इससे पहले अगर इज एम आर आ जाए, इज एम आर ING, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा। लेकिन यहां पे ये ING एक और कैपेसिटी में यूज हो रहा है। नोइंग जानते हुए, व्हाट आई नाउ जो मैं जानता हूं, नाउ अब, जो मैं अब जानता हूं उसको जानते हुए, आई विश आई हैड नेवर कम हियर, काश मैं यहां कभी ना आया होता। आई हैड नेवर कम हियर पास्ट परफेक्ट है। टेंसेस बहुत अच्छे आप इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें करके आए, क्योंकि यहां पे हम टेंसेस नहीं सीख रहे हैं, यहां पे आप सेंटेंसेस कंपोज करने जा रहे हैं। तो ये जानते हुए जो कि मैं अब जानता हूं, काश मैं यहां ना आया होता, ये जानते हुए, नोइंग जानते हुए। इसी तरह आप नेक्स्ट देख लें, वहां से अगर समझ आ जाए तो बाकी भी समझ आ जाएंगे। कंसीडरिंग ऑल द पीपल दैट विल बी देयर, जितने भी लोग वहां पर होंगे उनको कंसीडर करते हुए, ये देखें जानते हुए, कंसीडर करते हुए, आई एम रियली एक्साइटेड। तो जितने भी लोग वहां होंगे उनको कंसीडर करते हुए मैं बहुत एक्साइटेड हूं। नोइंग जानते हुए, कंसीडरिंग कंसीडर करते हुए, सोचते हुए, जहन में रखते हुए। इस तरह की इंग्लिश यकीनन आपने या कम से कम उर्दू या हिंदी या जो भी लैंग्वेज है उसमें इस तरह के सेंटेंसेस आपने जरूर पढ़े होंगे। ये उनकी इंग्लिश है, जानते हुए, कंसीडर करते हुए। हैविंग सीन द ट्रेलर लास्ट वीक, लास्ट वीक ट्रेलर देख चुकने पर, लास्ट वीक ट्रेलर हैविंग सीन देख चुकने पर, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द मूवी, अब हम मूवी का वेट कर रहे हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू होता है वेट करना। हैविंग सीन द ट्रेलर लास्ट वीक, लास्ट वीक ट्रेलर देख चुकने के बाद अब हम मूवी का वेट कर रहे हैं। नोइंग जानते हुए, कंसीडरिंग कंसीडर करते हुए, हैविंग सीन देख चुकने पर। ये बातें अगर आपको बनानी पड़े तो आपने इस तरह से बनानी। ये है ING के साथ प्रेजेंट का पार्टिसिपल। इसी तरह पास्ट का भी होता है, थर्ड फॉर्म के साथ होता है। डिफीटेड इन सुपर लीग, सुपर लीग में हारी हुई, सुपर लीग में हारी हुई, सुपर लीग में हार चुकने पर, सुपर लीग में हारने पर। आवर टीम हैड बीन एक्सपेक्टेड टू विन, हमारी टीम से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो जीतेगी। यानी कि पहले हारने के बावजूद, सुपर लीग में हार चुकने पर हमारी टीम से फिर भी एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो जीते। आवर टीम हैड बीन एक्सपेक्टेड। तो हार चुकने पर, अब यहां से थर्ड फॉर्म में मीनिंग चेंज हो गए। ये है जानते हुए, कंसीडर करते हुए, हैविंग सीन, थर्ड फॉर्म हैविंग के बाद, हैविंग पब्लिश्ड, पब्लिश कर चुकने के बाद, हैविंग सीन देख चुकने के बाद, हैविंग वॉच्ड देख चुकने के बाद, देख चुकने पर। और अब है डिफीटेड इन सुपर लीग, सुपर लीग में हारने के बाद। स्टोलन इन द बर्गलरी, चोरी की वारदात में, चोरी होने पर, माई टेलीविजन विल बी रिप्लेस्ड बाय इंश्योरेंस। तो बर्गलरी की जो एक्टिविटी है, जो ऑफेंस है,
जो क्राइम है उसमें चोरी हो चुकने के बाद मेरा टेलीविजन रिप्लेस कर दिया जाएगा, विल बी थर्ड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है। तो जानते हुए, कंसीडर करते हुए, देख चुकने पर, हारने के बाद, चोरी होने के बाद, कंफ्यूज्ड बाय द असाइनमेंट, असाइनमेंट पर कंफ्यूज होने के बाद, मरिया asked her instructor for extra help, मरिया ने अपने इंस्ट्रक्टर को एक्स्ट्रा हेल्प के लिए कहा। ये पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म। तो कंफ्यूज होने पर, कंफ्यूज्ड बाय द असाइनमेंट, चोरी होने पर, हार चुकने पर, देख चुकने पर, हैविंग सीन, देख चुकने पर, कंसीडरिंग, कंसीडर करने पर, कंसीडर करते हुए, नाउइंग, जानते हुए। तो ये प्रेजेंट में भी है आईएनजी के साथ और पास्ट में भी है थर्ड फॉर्म के साथ। अब अगर आप कहते हैं कि कुछ तो समझ आ गई है लेकिन खुद जब इसको लिखने बैठते हैं तो शायद कुछ नहीं बनता है, तो अभी बहुत कुछ बनने वाला है, इन्हीं को अब हमने यूज करना है। बस जितना आपको समझ आता है उसको लेके चलें। अब एक ही गो में सब कुछ सीखेंगे तो वो आपके लिए, किसी के लिए भी प्रॉब्लम होता है। अभी बस इससे थोड़ा बहुत फेमिलियर हो आप, आगे इन्हीं को हमने इन्हीं की जुबान में बात करनी है। फिर है प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। प्रेपोजिशन होती हैं इन, आउट, जो उसकी वो बताती हैं लोकेशन, किसी चीज की पोजीशन बताती हैं। अ प्रेपोजिशनल फ्रेज बिगिंस विद द प्रेपोजिशन एंड कैन एक्ट एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। तो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस वो होती हैं जो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हों। जैसे द मोस्ट स्ट्रेसफुल प्लेस फॉर मी इज इन फ्रंट ऑफ द क्लास। सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस वाली जगह है वो क्या है? क्लास के सामने, यानी वहां पे जाके मेरे ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। इसके बाद आपने देखा प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गई है, क्योंकि इन जो है वो प्रेपोजिशन होता है। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज होगी, साथ उसके कुछ वर्ड्स भी हैं तो फ्रेज हो गई। और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है ये नाउन टाइप की है, यानी इसके बाद जो फ्रेज लिखी हुई है ये नाउन का रोल प्ले कर रही है। आपको पहले भी हमने समझाया था, इसके बाद आप कोई भी नाउन लेके देख लें वो फिट आ जाएगा। इट मीन्स कि ये कोई नाउन का रोल प्ले कर रही है। द मोस्ट स्ट्रेसफुल प्लेस फॉर मी इज स्कूल। तो स्कूल नाउन है ना, तो इन फ्रंट ऑफ द क्लास की जगह स्कूल लिया तो बिल्कुल फिट आ गया। इट मीन्स ये जो फ्रेज है तो प्रेपोजिशन फ्रेज है लेकिन नाउन का भी रोल प्ले कर रही है। द मोस्ट स्ट्रेसफुल प्लेस फॉर मी इज कॉलेज, नाउन है वो भी फिट आ गया, मार्केट फिट आ गया। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज तो है लेकिन नाउन का रोल प्ले कर रही है। फिर द कैट इन द मिडल इज द क्यूटेस्ट। वो जो कैट मिडल में है वो क्यूटेस्ट है। अब देखें इन द मिडल, ये प्रेपोजिशन फ्रेज हो गई, लेकिन इन द मिडल आप किसको कह रहे हैं? कैट को। तो कैट क्या है? नाउन। नाउन की जो चीज तारीफ करे वो एडजेक्टिव होती है। तो ये फ्रेज प्रेपोजिशनल फ्रेज है लेकिन कौन सा रोल साथ साथ प्ले कर रही है? एडजेक्टिव का। तो इसलिए हम कहेंगे एडजेक्टाइवल प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है लेकिन इस वक्त ये रोल क्या प्ले कर रही है? कैट को डिफाइन कर रही है। कैट नाउन है, नाउन को जो चीज डिफाइन करे वो एडजेक्टिव होता है। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज कौन सी टाइप की हो गई? एडजेक्टाइवल, एडजेक्टिव प्रेपोजिशनल फ्रेज भी कह दिया जाता है। उसके बाद आई ऑलवेज बाय माई मिल्क फ्रॉम द कन्वीनियंस स्टोर, जैसे ये सुपर स्टोर वगैरह होते हैं। ऑन मेन स्ट्रीट, ये मेन स्ट्रीट किसी रोड का या स्ट्रीट का नाम है। रोड्स या स्ट्रीट्स के नेम जो है वो कैपिटल में होते हैं। तो स्टोर नाउन है और स्टोर के बारे में क्या डिफाइन किया जा रहा है कि वो ऑन मेन स्ट्रीट है। तो ऑन मेन स्ट्रीट क्या हो गया? प्रेपोजिशनल फ्रेज, लेकिन ये किसी नाउन को डिफाइन कर रहा है इसलिए ये एडजेक्टिव की तारीफ भी इसकी आ गई। तो एडजेक्टाइवल प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गई। जितना जितना अभी बेसिक समझ आ रहा है उतना समझें। माई मदर हैज ऑलवेज वांटेड टू लिव इन अ कैबिन बाय द लेक। बाय द लेक, लेक के करीब। कैबिन नाउन है और उसको जो डिफाइन करे नाउन को वो कौन होता है? एडजेक्टिव। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है लेकिन कौन सा रोल साथ साथ प्ले कर रही है? एडजेक्टिव का रोल। तो ये है एडजेक्टाइवल प्रेपोजिशनल फ्रेज। उसके बाद है द एक्स्ट्रा ब्लैंकेट इज इन द बॉक्स अंडर द बेड। अंडर द बेड हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है लेकिन अंडर द बेड किसको डिफाइन कर रहा है? बॉक्स को। तो बॉक्स नाउन है तो अंडर द बेड क्या रोल प्ले कर रहा है? फिर एडजेक्टिव का। तो ये कौन सी प्रेपोजिशनल फ्रेज होगी? एडजेक्टाइवल प्रेपोजिशनल फ्रेज। अभी भी बिल्कुल बेसिक आप समझें। वी ऑलवेज गो टू द बीच ऑन द वीकेंड्स। ऑन द वीकेंड्स आप कब जाते हैं? गो का वर्ब आप कब करते हैं? ऑन द वीकेंड्स। इट मींस ऑन द वीकेंड जो है वो गो के वर्ब को डिफाइन कर रहा है। तो जो चीज वर्ब को डिफाइन करे वो एडवर्ब होती है। ऑन द वीकेंड्स आप किसके लिए कह रहे हैं? गो के लिए, जाने के लिए। कब जाते हैं?
ये गो का वर्ब आप कब करते हैं? ऑन द वीकेंड्स। तो ये क्या हो गया? ऑन द वीकेंड्स किसको डिफाइन कर रहा है? गो को। तो जो चीज वर्ब को डिफाइन करे वो एडवर्ब होती है। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है ऑन द वीकेंड्स, और कौन सा रोल प्ले कर रही है? एडवर्ब का। एडवर्ब प्रेपोजिशनल फ्रेज। उसके बाद आई डोंट लाइक गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग आप किसके बारे में भला कह रहे हैं? गेटिंग अप के बारे में, सुबह बेदार होने के बारे में, इस वर्ब के बारे में। तो ये फ्रेज प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन किसी वर्ब के बारे में आई है। तो जो चीज किसी वर्ब के बारे में आए उस चीज को हम एडवर्ब कहते हैं। ये हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग के लेसन्स में, फर्स्ट लेसन्स में हमने पढ़ी है कि एडवर्ब क्या होता है। तो ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये क्या हो गई? एडवर्ब प्रेपोजिशनल फ्रेज है। सारी की सारी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं, लेकिन कोई नाउन का रोल प्ले कर रही है, कोई एडजेक्टिव का, कोई एडवर्ब का। इसी तरह एक और फ्रेज की टाइप है एब्सोल्यूट फ्रेज। एन एब्सोल्यूट फ्रेज हैज अ सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में कोई बातें की जाए। जैसे ही इज अ स्टूडेंट, तो ही हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि ही के बारे में पूरा सेंटेंस कहा गया। ये इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग के सेंटेंसेस में के टॉपिक्स में बहुत अच्छा ये सिखाया गया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इसमें सब्जेक्ट तो होता है लेकिन वर्ब नहीं होता, और ये मुकम्मल सेंटेंस ऑफ कोर्स जाहिर नहीं होगा। और ये फ्रेज करती क्या है? एब्सोल्यूट फ्रेज ये पूरे सेंटेंस को कंट्रोल करती है, उसको मॉडिफाई करती है, उसके मीनिंग पे कुछ इन्फ्लुएंस करती है, असर डालती है। ये रही आपकी एब्सोल्यूट फ्रेज। हिज टेल बिटवीन हिज लेग्स, उसकी दुम उसकी टांगों के बीच, यानी अपनी दुम को अपने टांगों के बीच में लिए द डॉग वॉकड आउट द डोर, डॉग बाहर चला गया डोर से। उसकी टेल उसकी टांगों के बीच, या टेल अपनी टांगों के बीच में रखे हुए डॉग बाहर चला गया। इसमें आपने देखा इस फ्रेज के अंदर वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट है टेल, टेल के बारे में बात हुई है। इसी तरह पिकनिक बास्केट इन हैंड, पिकनिक बास्केट को हाथ में रखे हुए शी सेट ऑफ फॉर फ्लोरिडा, वो फ्लोरिडा के लिए रवाना हो गई। फ्लोरिडा एक स्टेट का नाम है। तो स्टेट या सिटीज के नाम जो है वो कैपिटल होते हैं। ये कैपिटलाइजेशन वाले लेसन्स में आपने पढ़ा है। देयर हेड्स हैंगिंग डाउन, अपने सर झुके हुए सरों के साथ, देयर हेड्स हैंगिंग डाउन, झुके हुए सरों के साथ। द होल ग्रुप अपोलोजाइज्ड। ये देखें, ये जो फ्रेज है ना, ये जो बोल्ड है, ये पूरे सेंटेंस के ऊपर असर डाल रही है। ये किसी नाउन या किसी वर्ब के ऊपर सिर्फ असर नहीं डाल रही, पूरे सेंटेंस पे असर डाल रही है। तो देयर हेड्स हैंगिंग डाउन, ये हैंगिंग जो है ये वर्ब नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ब होता ही है। हैंगिंग डाउन एडजेक्टिव है। सर की तारीफ, हेड्स की तारीफ क्या हो रही है कि वो झुके हुए सर थे। तो झुके हुए सरों के साथ पूरे ग्रुप ने माफी मांगी। देयर यूनिफॉर्म्स मडी एंड स्टेन्ड, अपने मिट्टी वाले दाग धब्बों वाले कपड़ों के साथ, इसमें भी वर्ब नहीं है। मडी भी एडजेक्टिव है, स्टेन्ड भी एडजेक्टिव है, तारीफी लफ्ज है। द एंटायर टीम शाउटेड फॉर जॉय, वो खुशी में चीखे। देयर यूनिफॉर्म्स मडी एंड स्टेन्ड, अपने मट्टी वाले दाग धब्बों वाले यूनिफॉर्म्स के साथ पूरी टीम जो है वो उसने शाउट किया। अब ये फ्रेजेस आप कुछ रिवाइज कर लें, क्योंकि अब हम आगे इन्हीं को यूज करते हुए बहुत प्रोफेशनल लेवल के सेंटेंसेस कंपोज करेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल की अब हम बातें नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंसेस आपके एग्जाम्स में आपसे आप राइटिंग करेंगे तो वो थोड़े मैच्योर होने चाहिए। इसलिए इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें, और बिल्कुल आपने घबराना नहीं है। अगर इनमें से आपको 50% भी समझ आई है तो कोई बात नहीं, अब आगे सेंटेंसेस में यही कुछ हम करेंगे, इनको इतना यूज करेंगे कि ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपके लिए।